लफ्जों को करीने से सजाने का कमाल दिखलाते हैं हम। किरदारों के अनूठे रचयिता प्रवीण पामाल कहलाते हैं हम। दोस्तों, लीजिए पेश है मेरी कहानी सुलगती राख का 9वां एपिसोड खबरदार सिंह। अब तक आपने सुना कि सत्यम और अनिल दुबे के कत्ल की तफ्तीश चल रही थी और शक के दायरे में आए लोगों से पूछताछ चल रही थी। दोनों ही कत्ल में घटना स्थल पर हिंदी के उपन्यास मिले थे। पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। मुंशी पुलिया थाने का ही दूसरा दरोगा महबूब अली निर्दोष गरीब लोगों का आर्थिक और शारीरिक शोषण करता था। क्राइम रिपोर्टर भी इन हत्याओं पर अपनी नज़र रखे हुए थे। उधर झांसी शहर में रहने वाले गरीब परिवार के मुखिया की वर्ष 2002 में ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अब जुलाई 2024 में महबूब अली के बारे में सुनिए। ये जुलाई 2024 था। महबूब अली ने आज एक और नया शिकार किया था। एक गरीब कबाड़ी वाले के पास चरस दिखाकर उसे पकड़ लिया था और उसकी जवान लड़की को अपनी हवस मिटाने के लिए मजबूर कर दिया था। नशे में उसने उस लड़की को खूब नोचा और खसोटा था। महबूब अली अपने तन की भूख मिटने के बाद अपने घर पर बेसुध पड़ा हुआ था। तभी उसके फ़ोन की बेल बजी। हेलो, महबूब अली ने उठते हुए कहा। एक अनजान आवाज़ आई। नमस्कार सर, मैं क्या महबूब अली से वार्तालाप कर रहा हूँ? हाँ फरमाइए, इतनी रात में फ़ोन करने की जहमत क्यों उठाई आपने? उधर से वो बोला, आपके क्रियाकलाप अत्यंत घिनौने होते जा रहे हैं। मासूम बच्चियों और नारियों से अपनी काम पिपासा को तृप्त करना समाप्त कर दीजिए। अब आप। महबूब अली गुर्राया, कमज़र्फ इंसान तो है कौन? ये संबोधन तो आपके लिए ही उचित है महोदय। अब आज के बाद आप किसी भी अबला की मजबूरी का लाभ उठाकर उसका आखेट नहीं करेंगे। आखेट? ये क्या होता है बे? ये कौन सी जबान बोल रहा है तू कमीना? आखेट का अर्थ शिकार होता है श्रीमान महबूब अली निरीक्षक महोदय। तू एक पुलिस वाले को धमकी दे रहा है? तुझे कुछ अंदाजा भी है कि तेरा मैं क्या हाल करूंगा? इतना मारूंगा कि साले तुम्हारी हड्डियां फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगी। आपसे इसी प्रति उत्तर की आशा थी मुझको। फोन रख रहा हूं, मेरी चेतावनी को स्मरण में रखिएगा। अबे एक बार अपना नाम तो बताता जा साले बेन। मेरा नाम खबरदार सिंह, जय हिंद। फोन कट गया था। महबूब अली ने अपनी लुंगी पहनते हुए सोचा कि भला ये कैसा चुतियापे वाला नाम है खबरदार सिंह। कल इस फोन वाले की खबर लेता हूँ। दूसरे दिन अजय राय अपने कक्ष से निकला तो सामने ही महबूब अली टकरा गया। महबूब अली ने राय की तरफ देखते हुए कहा, जय हिंद जनाब। अजय राय ने कहा, जय हिंद महबूब मियाँ, कैसे हैं आप? महबूब हंसते हुए बोला, हम तो हमेशा ही खैरियत से रहते हैं, लेकिन सुना है कि आप इस समय किसी मर्डर के केस में उलझे हुए हैं। अरे राय, किसी को धर दबोचो और केस बंद करो। खामखा के लेथन ज़्यादा देर तक पालना सही नहीं है। हमें देखो, हमारे पास कोई भी केस 1 महीने से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहता है। सीधे सीधे असली गुनहगार मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी को भी मुल्जिम बनाकर अदालत में मुजरिम साबित कर देते हैं। अजय राय ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या है कि मुझे तो किसी बेगुनाह को मुल्जिम से मुजरिम बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है मियाँ। मेरा जमीर तो इसकी इजाज़त नहीं देता है। भूले से कोई भूल हो जाए तो वो एक बात है, लेकिन जानबूझकर तो कभी नहीं। महबूब ने बात को घुमाते हुए कहा, अरे राय, एक बात तो बताओ यार कि ज़िंदगी में पहली दफ़े किसी अनजान आदमी ने हमें फ़ोन पर धमकाया। आपके साथ कभी ऐसा वाक़या पेश आया है? राय ने हंसते हुए कहा, आपको धमकाया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जो शख्स दूसरों को धमकाता रहता है उसे किसी मामूली आदमी ने फ़ोन पर धमकी दी। वैसे क्या कह रहा था वो अनजान आदमी? महबूब हेकड़ी दिखाते हुए बोला, कह क्या रहा था पाजी? बस खालिस हिंदी ज़बान में अगड़म बगड़म बोल रहा था। कह रहा था कि अब आइंदा आप किसी अबला का आखेट नहीं करेंगे। हम बोले, बेन के घोड़े,
ये आखेट का क्या मतलब होता है? तब वो बोला कि शिकार। दरअसल उसे हमारी गैर औरतों के साथ हम बिस्तरी पर सख्त ऐतराज था। अजय राय ने कहा, वैसे कह तो वो ठीक ही रहा था, अपनी हरकतों पर थोड़ा लगाम लगाओ, देखना महबूब अली कोई कहीं सिरफरा ना हो। अरे नहीं राय साहब, कोई अपना ही बंदा होगा जो मजाक कर रहा होगा, महबूब ने बेफिक्री से कहा। नवाबगंज थाने के इंस्पेक्टर राघवेंद्र को कुछ ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कटार से गला काटा गया था, जिसके कारण अधिक खून बहने से मौत हुई थी। लिंग काटने के साथ ही एक लकड़ी का 1 फीट का लंबा नुकीला खूंटा उनके गुदा द्वार के अंदर पूरा बलपूर्वक घुसेड़ दिया गया था। उनका गुदा द्वार और अंदर का रास्ता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। राघवेंद्र ये नहीं समझ पा रहा था कि जब कटार से गला काट ही दिया गया था तो फिर लिंग काटने और उनके पिछवाड़े में खूंटा ठोकने की क्या वजह हो सकती है। ये तो तभी होता है जब कातिल को मकतूल से हद दर्जे की यौन घृणा हो। शांतनु बोस भी कातिल हो सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ अनिल दुबे के नाजायज संबंध थे। ये बात जब उसे पता चली होगी तो वो आपा खो बैठा होगा और अनिल दुबे का काम तमाम कर दिया होगा। उसका मोबाइल भी मौके से बरामद हुआ है। मुनीश शुक्ला भी काफ़ी दबंग टाइप का आदमी है, लेकिन मुनीश तो कत्ल वाले दिन और रात में लखनऊ में था ही नहीं। वो तो 2 दिन के लिए अपने ससुराल नोएडा गया हुआ था। हो सकता है कि ये काम उसने किसी से करवाया हो, लेकिन वो तो कह रहा था कि उसके पास इस तरह की एक ही कटार है। दूसरे मुनीश के मामले में कोई सेक्स का एंगल नज़र नहीं आता है। अरिहंत कुशवाहा ने आज राघवेंद्र से मिलने के लिए टाइम लिया था। वो अपने चैनल के लिए अनिल दुबे मर्डर केस पर कुछ सवाल पूछना चाहता था। अरिहंत ने राघवेंद्र को फ़ोन करके कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने उस दिन बताया था कि मुनीश के पास वैसी ही एक ही कटार है। आप अपना व्हाट्सएप चेक करिए, मैंने उसमें कुछ फ़ोटो भेजी हैं। इसी साल मार्च में लखनऊ के मेयर को मुनीश ने अपने नए ऑफिस के उद्घाटन पर बुलाया था। मीडिया वालों को भी बुलाया गया था। संयोग से मैं भी उस समारोह में गया था। उस समय की कुछ तस्वीरें मेयर के सोशल मीडिया अकाउंट पर अभी भी उपलब्ध हैं। हालांकि मुनीश ने अपने सोशल मीडिया से वे तस्वीरें डिलीट कर दी थीं। राघवेंद्र वो फोटो देखकर हैरान था। फोटो में उसी तरह की 2 कटारें जोड़े के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। अभी जब वो मुनीश के ऑफिस में गया था तब दूसरी कटार के स्थान पर एक तलवार रखी हुई थी। आखिर ये मुनीश मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? महबूब अली के पास एक नया केस आया था। जामा मस्जिद रोड पर बने एक अपार्टमेंट में रहने वाली एक खातून के घर से लाखों की चोरी की वारदात हो गई थी। उनके शौहर दुबई में काम करते थे और उनकी बेगम आयशा किदवई और बच्चे लखनऊ में रहते थे। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे और बेगम नए खुले लुलु मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। नौकरों को आयशा ने उस दिन छुट्टी दे दी थी। जब वो लौटकर फ्लैट पहुंची तो चोरी हो चुकी थी। घर के लॉकर में रखे जेवर और नकदी सब गायब था। महबूब अली अपने एक सिपाही गंगाराम के साथ छानबीन के लिए मोहतरमा के फ्लैट पर पहुंच गए थे। नौकरों द्वारा उनको ड्राइंग रूम में बैठाया गया और घर की मालकिन आयशा किदवई को पुलिस के आने की इत्तला की गई। महबूब अली अपनी फटी हुई आंखों से फ्लैट की शानो शौकत निहार रहा था। तभी आयशा ने ड्राइंग रूम में कदम रखा। महबूब अली तो बस उसे देखते ही रह गए। निहायत ही गोरा रंग, चेहरा इतना खूबसूरत कि बस नज़रें हटने का नाम ना लें। झील सी गहराई लिए नीली आंखें, पतले रसीले भीगे भीगे से लालिमा लिए हुए होंठ, गाल इतने गुलाबी कि छूने से ही कहीं लहू बाहर न छलछला उठे। खुदा ने तो अपनी सारी कारीगरी जैसे एक ही पुतले में डाल दी थी। आयशा ने महबूब की ओर देखते हुए कहा, आदाब दरोगा जी। जी सलाम, महबूब ने हड़बड़ा कर कहा। आयशा ने कहा, आइए तो आपको अपना बेडरूम दिखा दूं जहां पर चोरी हुई है। जी ज़रूर, महबूब उठ खड़ा हुआ। उसकी तो ज़बानी सूखी जा रही थी। आज तक वो तमाम महिलाओं के साथ हम बिस्तर हुआ था, लेकिन उसे ऐसे बेपनाह हुस्न
और जवानी का दीदार मैसर ही नहीं हुआ था। आयशा ने महबूब को अपनी अलमारी और लाकर दिखलाया, अपने नौकरों से भी मुलाकात करवाई। आयशा ने कहा, दरोगा जी, हमारे यहाँ पर खिदमत करने वाले नौकर चाकर सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए हमें इन पर शक नहीं है। हमें नकदी जाने का भी इतना गम नहीं है जितना कि हमारी अम्मी जान के दिए हुए जेवरातों की चोरी का मलाल और अफसोस है। आप इत्मीनान रखिए आयशा जी, हम जल्द ही इस चोरी का पर्दाफाश करेंगे। बस आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए। आपसे यही उम्मीद थी महबूब जी। हाय अल्लाह, कहीं हमने आपका नाम लेकर आपको नाराज तो नहीं कर दिया दरोगा साहब? आयशा ने झिझकते हुए मीठी जबान से कहा। महबूब अली तो आयशा के मुंह से अपना नाम सुनकर पानी पानी ही हो गया था। वो बोला, अरे नहीं मोहतरमा, आप बेशक हमें इसी नाम से बुला सकती हैं। हम चलते हैं और जल्द ही इस केस के सिलसिले में दोबारा मुलाकात करते हैं। महबूब ने जाने के लिए कदम बढ़ाते हुए कहा, मैडम, आप अपनी एक फ़ोटो दे दें, केस के कागज़ों की खानापूरी में उसकी ज़रूरत है। वाकई हमारी तस्वीर की ज़रूरत है केस के सिलसिले में? आयशा ने महबूब की आंखों में देखते हुए पूछा। जी, दरकार तो है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही काम चला लेंगे, महबूब ने हिचकते हुए कहा। नहीं, रुकिए ज़रा, अभी हाल ही में तो हमने अपनी एक तस्वीर खिंचवाई थी, रखी होगी, अभी लाती हूँ। आयशा बेगम ने अपनी तस्वीर लाकर महबूब मियाँ को दे दी थी। महबूब मियाँ तो बस कभी तस्वीर को और कभी आयशा को देख रहे थे। खुदा हाफिज़, आयशा ने कहा। महबूब तो निहाल था। एक बाइक पर सवार आदमी काफ़ी देर से अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा था। महबूब अली और गंगाराम के जाने के बाद वो बाइक वाला भी वहाँ से खिसक लिया। गंगाराम ने महबूब अली को खुश करने के लिए कहा, सर, लगता है कि ये मैडम आपको पहले से जानती थी। ऐसा क्यों कह रहा है तू? महबूब ने पूछा। जब आप लॉकर की चेकिंग कर रहे थे तो वो आपको ऐसे देख रही थी जैसे आप दोनों की पुरानी जान पहचान हो। क्या है सर, हम गांव के ज़रूर हैं, लेकिन औरत जात को देख के ही जान जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। अच्छा, बड़े अक्लमंद आदमी हो तुम गंगाराम। आज क्या जाना तुमने? ये मैडम तो आप पर फिदा हैं सर। आपका रुआब और भौकाल ही कुछ ऐसा है कि बस सामने वाला तो चारों खाने चित्त हो जाता है। महबूब अली बहुत ही खुश हो गया था। उसने चाय वाले की दुकान पर मोटरसाइकिल रोकी और 100 का नोट देते हुए बोला, जाओ लपक के 2 कोल्ड ड्रिंक और 1 सिगरेट का पैकेट ले आओ। सिगरेट पीते हुए अपने पर्स में रखी आयशा की फ़ोटो देखते हुए महबूब बोला, क्या है गंगाराम, हम तो बस अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। अब कोई अगर सामने से चारों खाने चित्त ही हो जाए तो फिर हम भी बिना देर किए उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। गंगाराम ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा, अरे सर, आपके टशन की तो बात ही कुछ और है। देखना जल्दी आप इनको भी अपने इश्क के कच्चे धागे में बांध ही लोगे। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या महबूब अली किसी खूबसूरत फंदे में फंसने वाला है? ये जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी का 10वां एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमारे वीडियोस को हाई पॉइंट्स अवश्य देते रहें ताकि हमारी कहानियाँ अन्य लोगों तक पहुँचती रहें। नमस्ते।